हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन के बारे में बताऊंगी। इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन ये एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन का ही ये सेकंड दूसरा प्रकार है। इसके पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन के जो टाइप्स थे, उसमें फर्स्ट था हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन और उसी का ये सेकंड है इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। तो हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन थे वह बहुत स्लो थे, अल्प तनाव मतलब कम थे। और ये अब जो है इनकोऑर्डिनेट, इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे आते हैं इसमें, किंतु इसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे आने के बावजूद भी जो प्रसव की जो प्रक्रिया में जो प्रोसेस में जो हमें प्रोसेस में जो प्रगति होनी चाहिए, जो हम नॉर्मल लेवल में जो प्रोसेस हो रही है उसमें जो मतलब जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए, जो प्रगति होना चाहिए, वो नहीं मिल पाती। अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी जो प्रसव प्रक्रिया में जो आशान्वित जो हमें रिज़ल्ट मिलने होते हैं वो नहीं मिलते। तो इस प्रकार के स्थिति को हम असमन्वय गर्भाशयिक क्रिया या इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, सामान्यतः प्रसव की जो सक्रिय अवस्था एक्टिव स्टेज के दौरान ये होती है। ये जो स्थिति होती है वो एक्टिव स्टेज के दौरान होती है और इसके अंतर्गत बार बार जो पेन युक्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उठते मतलब आते हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, प्रसव की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत प्रसव की जो प्रोसेस प्रगति होती है वह बहुत धीमे होती है। और इस स्थिति में जो गर्भाशय के दोनों ऊपरी और निचले दोनों खंड एक साथ एक तालबद्ध रूप से एक साथ कार्य नहीं करते। यूट्रस का जो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट होता है, दोनों खंड जो होते हैं वो एक साथ तालबद्ध रूप से कार्य नहीं करते। फोर्थ देखेंगे हम इसमें, अपर्याप्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है वह ठीक से नहीं होता। और दूसरा देखेंगे, जो फीटल डिसेंट होता है वो भी तुलनात्मक दृष्टि से कम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की अवधि होती है, ठीक है, ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन एवं फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन एवं फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और अधिक होती है, और जिसके कारण क्या होता है, अधिक होने के कारण दोनों जो प्लेसेंटल इंटरवेंशन स्पेस होता है, दोनों के कारण जो प्रसव की ड्यूरेशन एवं फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण जो प्रसव में प्लेसेंटल इंटरवेंशन स्पेस में जो होता है रक्त परिसंचरण जो इटस में होता है वो फलस्वरूप कम हो जाता है, जिसके कारण फीटस में फीटल हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कि इसमें क्या होता है, जो बार बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और अधिक आएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी आवृत्ति जो होगी वो अधिक होगी, तेज होगी, बार बार होगी और तेज होगी, जिसके कारण कि जो प्लेसेंटल इंटरवेंशन स्पेस होता है उसके कारण जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण जो फीटस होता है उसमें फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके अलावा जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो ड्यूरेशन होता है उसकी जो अवधि बढ़ जाने के कारण, अधिक होने के कारण जो
बेसलाइन टोन होता है 25 mm ऑफ एजी से अधिक हो जाता है। प्रेशर अधिक बढ़ने के कारण क्या होता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने की एब्रेप्सियो प्लेसेंटी होने की संभावना बढ़ जाती है। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा अपने स्थान पे होता है, किंतु जब प्रसव की प्रोसेस होती है तो जो प्लेसेंटा होता है वो अपने स्थान से हट जाता है, तो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। तो ये प्रेशर जब बेसलाइन टोन अधिक हो जाता है 25 mm Hg अधिक बढ़ जाने के कारण एब्रेसिव प्लेसेंटी की स्थिति होने की संभावना होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्रेसिव प्लेसेंटी में सामान्य रूप से आरोपित प्लेसेंटा प्रीमेच्योर अवस्था में ही पृथक हो जाता है। असमन्वय गर्भाशय क्रिया इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन निम्न स्थितियों में देखी जा सकती है। फर्स्ट है सेप्टिक लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सेकंड है कोलिकली यूट्रस, थर्ड आएगा कॉन्ट्रेस्टिंग रिंग, फोर्थ है यूट्राइन टेटनी एंड लास्ट है सर्वाइकल डिस्टोसिया। अब इसमें हम देखेंगे सेप्टिक लोअर यूट्राइन सेगमेंट। सेप्टिक लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है, इस स्थिति में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो तीव्रता होती है अधिक बार बार जो अपर सेगमेंट में की तुलना में जो लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस का उसमें अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है यूट्रस का जो निचला वाला खंड होता है वो ऊपरी खंड की अपेक्षा कम सक्रिय होता है। निचला खंड जो लोअर सेगमेंट होता है वो अपर सेगमेंट की अपेक्षा अधिक सक्रिय होने के साथ बेसल टोन उसकी जो होती है 20 mm Hg अधिक हो जाती है, जिसके कारण बेसल टोन के अधिक होने के कारण प्लेसेंटल जो सर्कुलेशन होता है वो प्रभावित होता है। फलस्वरूप जो फीटस होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सेप्टिक लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सेप्टिक लोअर यूट्राइन सेगमेंट में दोनों के जो यूट्राइन टोन होती है अपर सेगमेंट की कम होती है, लोअर सेगमेंट की अधिक होती है, अधिक सक्रिय होता है लोअर सेगमेंट, और जिसके कारण बेसलाइन जो टोन होती है वो अधिक हो जाती है, जिसके कारण कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन प्रभावित होता है और हाइपोक्सिया की स्थिति मतलब फीटस को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। अब इसके हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे। जो प्रेग्नेंट वुमेन में जो होता है एक बहुत ही असहनीय दर्द होता है और ये पीठ की ओर रेडिएट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिकांश केसेस में क्या होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन की शिकायत करती है पेशेंट, और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो समाप्ति के बाद जो होता है जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होते हैं तो क्या होता है टेंडरनेस और टेंस उसमें यूट्रस में बना रहता है। नेक्स्ट देखेंगे जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न होने के कारण जो प्रसव की शुरुआती अवस्था में फीटल डिस्ट्रेस के चिन्ह हमें दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें गर्भस्थ शिशु की जो के अंगों को जो आसानी से पाल्पेट इसमें नहीं कर सकते क्योंकि यूट्राइन टोन अधिक होती है और इस कारण उसके जो ऑर्गन्स होते फीटस के वो ठीक से हम पाल्पेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखेंगे फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस के कारण क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम हमें दिखाई देगा। सर्विक्स जो होगी वो ढीली हो जाएगी और लटक जाएगी। इसका जो अच्छे से जो विस्तारण होना चाहिए सेप्टिक लोअर यूट्राइन वो सेगमेंट के कारण जो सर्वाइकल डायलेटेशन नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसके अलावा महिलाओं में डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है और इसके अलावा बहुत अधिक पेन बहुत ज़्यादा पेन लगाने के कारण महिला को कीटो एसिडोसिस की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अब हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। सेप्टिक लोअर यूट्राइन सेगमेंट की स्थिति में क्या होता है नॉर्मली हमें जो गर्भस्थ शिशु
को डिलीवरी सीजरियन सेक्शन के द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें हाइपोक्सिया की फिटल हाइपोक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलिसीयूट्रस। कोलिसीयूट्रस में यह स्थिति जो होती है, इस स्थिति के अंतर्गत जो गर्भाशय के विभिन्न भागों में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन के मध्य जो समन्वय होता है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया जाता। कोलिसीयूट्रस में क्या होता है कि जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो विभिन्न भागों, मतलब हर एक तरफ में एक प्रकार का समन्वय कोऑर्डिनेट नहीं होता इसमें भी। तो इसमें भी क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे। प्रसव की जो प्रक्रिया होगी वो उसका टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड देखेंगे फीटल डिस्ट्रेस उपस्थित होगा। इसमें सर्वाइकल जो डायलेटेशन होना चाहिए वो बराबर नहीं होगा। फिर गर्भवती महिला तथा जो गर्भस्थ शिशु की वेल बीइंग स्थिति को लगातार हम मॉनिटरिंग करेंगे। और अब हम देखेंगे सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोसिया। सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोसिया में पूर्व में सिजेरियन सेक्शन हुआ हो महिला का, तो फिर इस प्रकार की पूर्व में यदि महिला का सिजेरियन सेक्शन या महिला में उपस्थित बीमारियां जैसे कि सर्वाइकल कार्सिनोमा हो या फिर जेनाइटल प्रोलेप्स हो आदि के कारण सर्विक्स में इस अत्यधिक स्कारिंग या रिजिडिटी के ही उत्पन्न होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो है हमने देखे इंटरनल ऑस के आसपास मसल्स फाइबर्स टिश्यू जमा हो जाते हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन असामान्य यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो सर्वाइकल डिस्टोसिया में पूर्व में यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ है या फिर पूर्व में महिला को किसी प्रकार का सर्वाइकल कार्सिनोमा या कोई जनरल जेनाइटल प्रोलेप्स हुआ हो या फिर सर्विक्स की अत्यधिक स्कारिंग रिजिडिटी के कारण यह कंडीशन उत्पन्न होती है। अब सर्वाइकल डिस्टोसिया के कारण जो होता है प्रभावी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की कमी होती है। सर्वाइकल डिस्टोसिया के कारण क्या होता है, प्रभावी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए वो नहीं आते और आंतरिक आंस के आसपास अत्यधिक फाइबर उपस्थित हो जाते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे हम आंतरिक आंस के चारों ओर गोलाकार पेशी तंतु की ऐंठन होने लगती है। इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन तथा माल पोजीशन ये भी एक कारण हो सकते हैं इसके अलावा देखेंगे पूर्व में सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री यदि है तो भी सर्वाइकल डिस्टोसिया हो सकता है। महिला में सर्वाइकल कैंसर या जननांगों के प्रोलेप्स होने के कारण भी सर्वाइकल डिस्टोसिया हो सकता है। मतलब सर्वाइकल डिस्टोसिया के कारण यदि देखें तो प्रभावी गर्भाशय संकुचनों की कमी, जो अच्छी तरह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए वो नहीं आते, तो फिर सर्वाइकल डिस्टोसिया हो सकता है। या फिर फाइबर्स टिश्यू इंटरनल ऑस के आसपास फाइबर टिश्यू जमा हो जाते हैं या फिर आंतरिक आंस के चारों ओर गोलाकार पेशी तंतु होती है उसमें ऐंठन होने के कारण या फिर माल प्रेजेंटेशन माल पोजीशन के कारण या फिर पूर्व में सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या प्रोलेप्स जेनाइटल ऑर्गन्स हो, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है तो सर्वाइकल डिस्टोसिया के कारण हो सकते हैं। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो सर्वाइकल डिस्टोसिया के जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे इसमें सर्वाइकल विस्तारण की दर बहुत कम होती है। जो सर्वाइकल डिस्टोसिया की स्थिति होती है इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन बहुत कम होता है और जो प्रसव की प्रथम अवस्था अत्यधिक लंबी पेनफुल होती है। जो इसकी प्रसव की जो प्रथम अवस्था होगी वो
पेनफुल होगी और अधिक लंबी होगी। इसके अलावा हम देखेंगे महिला का जो लगातार गंभीर कमर दर्द इसमें बना रहता है। इसके अलावा जो वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान सर्विक्स बिना फैली हुई नॉन डायलेटेड तथा सक्रिय प्रतीत होगी। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे जो सर्विक्स के एंटीरियर लिप का ऑर्डिनोमसिस ऑर्डिमेटोस होना, ये कई बार सर्विक्स का जो एंटीरियर लिप होता है, जो सर्विक्स का एंटीरियर लिप होता है वो पेल्विस और गर्भस्थ शिशु के सिर के बीच में दब जाता है। सर्विक्स मतलब जो सर्विक्स का एंटीरियर लिप होता है वो पेल्विस और गर्भस्थ शिशु के सिर के बीच में दब जाता है और यह सूजकर ऑर्डिमेटस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, महिला को अत्यधिक दर्द होता है और साथ ही जो प्रसव की प्रक्रिया होती है वो लंबी हो जाती है। ठीक है। अब सर्वाइकल डिस्टोसिया के जो प्रभाव होते हैं वो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और यूट्राइन रप्चर होने की भी चांसेस होते हैं। तो प्रसव की प्रक्रिया लंबी होने के कारण इसमें क्या होते हैं, झिल्लियाँ रप्चर हो जाती है और गर्भवती महिला और बच्चों को संक्रमण की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। झिल्लियाँ जल्दी फटने के कारण यूट्राइन रप्चर होने की संभावना हो जाती है, जिसके कारण भी निचले खंड, जो यूट्रस का निचला लोअर पार्ट होता है वो उसकी जो निचला वाला भाग होता है, निचला खंड पतला होने के कारण यूट्राइन रप्चर होने की भी चांसेस होते हैं। यह बहुप्रसव महिलाओं में, ऐसी महिलाओं में जिनमें पूर्व में सिजेरियन सेक्शन हो चुका हो, उनमें इनके होने की संभावना अधिक होती है। बहुप्रसव महिलाओं में जिनमें पूर्व में यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो उनकी यूट्रस रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम गर्भस्थ शिशु और उसके मदर की वेल बीइंग को लगातार मॉनिटरिंग करेंगे।